वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन अमरकंटक। दिस इज़ मिलन मुखर्जी और आज अपन क्या कर रहे हैं, चैप्टर 5 लाइट एनर्जी क्लास 8 के लिए वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं। और ये अपनी वीडियो क्लास सेकंड है, मतलब इस चैप्टर के बारे में अपन ने थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है और आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास टॉपिक्स क्या क्या है। तो टॉपिक्स में हमको दिख रहा है पहले मिराज। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले मिराज के बारे में जानेंगे कि मिराज क्या होता है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन है वो क्या होता है, उसको समझेंगे किस तरीके का होता है। उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है उस पर बात करेंगे। फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है उसके बारे में जानेंगे। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। वाइट लाइट जो प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट कैसे डिस्पर्स होती है, डिस्पर्सन क्या चीज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आएगा कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अभी तक हमने स्ट्रेट मिरर्स के बारे में जाना है, प्लेन मिरर्स के बारे में जाना है, अब हम कर्व्ड मिरर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, मतलब स्फेरिकल मिरर्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हम स्फेरिकल मिरर्स में जो रे डायग्राम बनते हैं वो किन रूल्स को फॉलो करते हुए बनते हैं, उन रूल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इमेजेस के बारे में जानेंगे। इमेजेस दो टाइप की हमारे पास, एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में किस टाइप की इमेज फॉर्म होती है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस टाइप से बनती है उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर के क्या यूजेस हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मिराज। मिराज की डेफिनेशन हमको देखने को मिल रही है, द इल्यूजन ऑफ प्रेजेंस ऑफ puddles ऑफ वाटर ऑन अ हॉट रोड इज ड्यू टू एन ऑप्टिकल फिनोमिना कॉल्ड अ मिराज। मिराज आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड ऑन सनी डेज। A mirage is caused by the refraction of light rays due to different temperature of air above the road. मिराज क्या होता है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो जो गर्म रोड होती है, ब्लैक बिटमिन वाली जो डामर की गर्म रोड होती है, कई बार हमको ये देखने को मिलता है कि उसमें हमको पानी दिखता है। मतलब हम कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको ये दिखता है कि आगे पानी है, बट रियलिटी में जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पानी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जाती है, मतलब एक्चुअली वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, वो सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। इस टाइप की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की चीज़ों को हम मिराज बोलते हैं। मिराज मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, एक बहुत ही हॉट सरफेस के आसपास देखने को मिलता है। जैसे कोई हॉट रोड होती है या फिर कोई डेजर्ट्स वाला एरिया होता है, वहाँ देखने को मिलता है, इसको हम मिराज बोलते हैं। डेजर्ट में भी ये देखने को मिलता है हमको कि हाँ, कई बार हमको लग रहा है कि कहीं पर हमको पानी दिख रहा है, बहुत दूर पे हमको पानी दिख रहा है, और जब हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं वो पानी और आगे शिफ्ट हो गया है, और ये प्रोसेस आगे होती रहती है। मतलब एक्चुअल में वाटर प्रेजेंट होता ही नहीं है, सिर्फ उसकी एक इमेज दिखती है, उसकी एक वर्चुअल सी इमेज दिखती है वहाँ पे। तो मिराज क्यों होता है उसके बारे में जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम देखिए जिसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जिसमें एक रेड ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, रियल ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, बट वो हमको कहाँ दिख रहा है, वो नीचे की तरफ दिख रहा है मिराज के फॉर्म में। तो एक्चुअली होता ये है कि जो कोई भी हॉट सरफेस होता है तो हॉट सरफेस क्या करता है, हीट को एमिट करता रहता है। जब वो हीट को एमिट करता रहता है तो अपने आसपास क्या करता है, ज़्यादा हीटेड एनवायरनमेंट बना देता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो क्या होता है, वो जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा ठंडा होता जाता है। मतलब एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स बनती जाती हैं अलग अलग एयर की डेंसिटी की। मतलब जो सबसे नीचे वाला मीडियम हो वो सबसे रेयर मीडियम होता है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उससे और डेंसर हो जाता है, फिर और ऐसा हमको देखने को मिलता है कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेंसिटी देखने को मिलती है। ग्रेजुअली जो है डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती रहती है, मतलब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो हमको डेंसिटी बढ़ती हुई मिलेगी। और अभी हमने पहले पढ़ा हुआ था कि जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करता है तो क्या होता है, उसमें थोड़ी सी बेंडिंग आ जाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं जो लाइट रेड कलर में लाइट रे दिखा रहे हैं, ये लाइट रे पहले ऊपर से आ रही है और हर पॉइंट पे थोड़ी बेंड हो रही है, और बेंड होते होते अल्टीमेटली ह्यूमन के आई तक पहुँच रही है, जो हमारा आई लेवल है वहाँ तक पहुँच रही है। बट हमारी जो आई है वो कैसे प्रोग्राम्ड है, हमारी आई प्रोग्राम्ड है सब चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में देखने के लिए। तो हमारी आई को एक इल्यूजन होता है कि वो जो लाइट रे है वो स्ट्रेट लाइन होते हुए बिल्कुल सीधा सामने से आ रहा है, बट सीधा सामने क्या है, एक्चुअली वो एक सरफेस है वहाँ पे। तो वो जो ऊपर वाली इमेज है, ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक इमेज हमको कहाँ दिखती है, ग्राउंड के सरफेस पे दिखती है। जैसे जब हम रोड को देख रहे होते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, रोड में हमको बादल की इमेज दिखती है, क्लाउड्स की इमेज देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी लाइट
क्लाउड से स्ट्राइक होने के बाद हमारी आइज़ तक आती है, तो वो बेंड होते 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 हमारी तक आइज़ तक आती है, और हमारी आई जो होती है उसको स्ट्रेट लाइन में समझता है। तो स्ट्रेट लाइन में हमको स्ट्रेट क्या दिखता है, हमको रोड दिखता है, तो रोड के ऊपर हमको क्लाउड का एक इमेज फॉर्म होता है जो कि हम पडल्स ऑफ वाटर के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक को हम क्या कहते हैं, इस टॉपिक को हम मिराज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। मतलब एक ग्लास स्लैब अगर हम लेते हैं तो उसमें रिफ्रैक्शन किस टाइप से होता है। तो ये डायग्राम आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, ये डायग्राम आप लोगों की टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा। इसमें हमको क्या दिख रहा है, एक ग्लास स्लैब दिख रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं ABCD। ABCD हमारे पास ग्लास स्लैब है। PQ हमारे पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे। तो ये जो कोई लाइट रे जब ग्लास स्लैब को टकराती है तो किस तरीके से रिफ्रैक्ट करती है और कैसे निकलती है उसके बारे में समझते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे ये इंसिडेंट रे AB सरफेस को टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है, वो एयर टू ग्लास एंटर कर रही है, मतलब वो रेयर टू डेंसर एंटर कर रही है। और जब भी लाइट रे रेयर टू डेंसर एंटर करती है तो उसमें थोड़ी सी बेंडिंग आती है टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब लाइट रे क्या करेगी, अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो PQ लाइट आ रही है वो O पे स्ट्राइक कर रही है, और O पे स्ट्राइक करने के बाद क्या होती है, वो अंदर की तरफ बेंड हो जाती है। ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं अपन, ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था लाइट का, जबकि ग्लास स्लैब नहीं होता है। तो लाइट क्या होती है, अंदर की तरफ बेंड हो जाती है, और जब वो अंदर की तरफ बेंड होती है मतलब रिफ्रैक्ट हो जाती है, और बेंड होने के बाद वो ग्लास में ही ट्रैवल करती है। ग्लास में ट्रैवल करते करते क्या होता है, वो दोबारा एक सरफेस को टच करती है जो कि हमारा CD सरफेस है। CD सरफेस फिर एयर से ग्लास के बीच में एक मीडियम, एक बाउंड्री की तरह काम करता है। और इसमें क्या होता है, लाइट दोबारा उसको अब डेंसर से रेरर में आना है। पहले वो रेरर से डेंसर में आई है, अब वो डेंसर से रेरर में आ रही है। जब वो डेंसर से रेरर में जाती है तो क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। पहले टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई थी क्योंकि रेरर टू डेंसर आ रही थी, अब डेंसर टू रेरर आ रही है तो क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जा रही है। और जिस अमाउंट में ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई थी उसी अमाउंट में ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो एक्चुअल पाथ होगा उसका वो यहाँ पे रेड डॉटेड लाइन में देखने को मिल रहा है हमको। और ये जो हमारी रे है जो निकल के जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो ये इमर्जेंट रे हमको देखने को मिल रहा है। इसमें हमको ये समझना है कि जो एक्चुअल पाथ होगा और जो इमर्जेंट रे होगा उसका डायरेक्शन सेम टू सेम रहेगा, उसके डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब क्या करता है, उसकी पोजीशन को, लाइट रे की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देता है, उसमें एक थोड़ा सा लैटरल शिफ्ट ला देता है। ये हमको देखने को मिल रहा है कि ये जो डॉटेड एक्चुअल पाथ है और इमर्जेंट रे, इनके बीच में अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दें तो उसको हम लैटरल शिफ्ट बोलेंगे। मतलब लाइट क्या करती है, थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, लेकिन उसका डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। जितना वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ है उतना ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, और उसमें कोई भी डायरेक्शन में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। मतलब ग्लास स्लैब में जब भी लाइट गुजरती है तो क्या होती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, उसमें थोड़ा सा लैटरल शिफ्ट आ जाता है। और लैटरल शिफ्ट जरूर हो जाता है लेकिन उसके डायरेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। मतलब ग्लास स्लैब को हम लाइट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स को हम देख लेते हैं। जैसे आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, बीच में हमको नॉर्मल मिलता है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। उसके बाद फिर लाइट रिफ्रैक्ट होकर अंदर जाती है, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको दो देखने को मिलेगा, एक ये वाला R देखने को मिलेगा, एक ये वाला R देखने को मिलेगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, लाइट हमारी जब बाहर निकलती है तो वो एमर्जेंट रे बन जाती है। तो नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, हमारे पास एंगल ऑफ इमरजेंस बनता है, और ये एमर्जेंट रे हमारी आगे की तरफ निकल जाती है। तो ये टॉपिक क्या हुआ, ये टॉपिक कहलाता है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। चलिए ये एक फोटो है, इस फोटो में आप देख सकते हो ये एक इमेज ली हुई है एक लेज़र को ग्लास स्लैब के ऊपर। ये ग्लास स्लैब हमको देखने को मिल रहा है। तो ग्लास स्लैब में ये लाइट टकरा रही है, टकराने के बाद थोड़ा सा बेंडिंग आ रही है, बेंडिंग के बाद ये आगे निकल रही है ग्लास स्लैब। चलिए ये एक फोटो है, इस फोटो में आप देख सकते हो ये एक इमेज ली हुई है एक लेज़र को ग्लास स्लैब के ऊपर। ये ग्लास स्लैब हमको देखने को मिल रहा है। तो ग्लास स्लैब में ये लाइट टकरा रही है, टकराने के बाद थोड़ा सा बेंडिंग आ रही है, बेंडिंग के बाद ये आगे निकल रही है। तो ये इमेज है, इमेज में हमको एकदम आइडियल चीज़ नहीं देखने को मिल रही है, बट आइडियली क्या होता है, जो उसका लाइट का डायरेक्शन है वो लाइट का डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। मतलब एक प्रिज्म रिफ्रैक्शन किस तरीके से करता है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रिज्म देख लीजिए, प्रिज्म किस तरीके का होता है। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, एक ट्रायंगुलर ग्लास का प्रिज्म होता है। मतलब एक ट्रायंगुलर जैसे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर की बॉडी होती है और अंदर पूरा ग्लास का, उसका मटेरियल पूरा ग्लास का होता है।
अगर इस प्रिज्म को ध्यान से देखें तो इसके पास दो ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, दो ट्रायंगुलर एरिया होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, तीन रेक्टेंगुलर एरियाज होते हैं, इसको हम बोल सकते हैं। तो चलिए प्रिज्म की डेफिनेशन देख लेंगे। प्रिज्म की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ग्लास और एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम दैट इज बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर सरफेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस आर कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। प्रिज्म क्या चीज है? प्रिज्म एक ऐसा टुकड़ा है जो कि या तो ग्लास का बना होता है, मोस्टली हम ग्लास का लेते हैं, लेकिन ग्लास की जगह कोई दूसरा मटेरियल होगा तो भी वो प्रिज्म ही कहलाएगा। जस्ट लाइक कई बार हम वाटर प्रिज्म यूज करते हैं, या कई बार हम फाइबर प्रिज्म यूज करते हैं, या ऑयल प्रिज्म यूज करते हैं, बहुत सारे प्रिज्म हो सकते हैं। मतलब कोई एक स्पेसिफिक उसका मटेरियल होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो उसमें लाइट रे ट्रैवल नहीं करेगी। तो एक हम कोई बॉडी ले लेते हैं जो कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी हुई है, जिसके पास दो ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं और तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। चलो आगे जानते हैं कि प्रिज्म क्या होता है या इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, उस पर बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, जब भी प्रिज्म में से हम लाइट को गुजारते हैं तो उसका रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमको डायग्राम दिख रहा है, जिस डायग्राम में पी क्यू आर हमारे पास एक प्रिज्म है। ये ए बी एक इंसिडेंट रे है जो कि आके पी क्यू सरफेस पे टकरा रही है। टकराने के बाद क्या होती है, हम देख रहे हैं बाहर एयर है और अंदर क्या मिलता है हमको? ग्लास मिलता है। तो ये क्या होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्लू लाइन में हमको क्या देखने को मिल रहा है? बी पॉइंट पे नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, मतलब सरफेस का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है हमने, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक्चुअल रे को कैसे निकल जाना चाहिए? जो डॉटेड लाइन देखने को मिल रहा है, इस डॉटेड लाइन के फॉर्म में एक्चुअल रे को निकल जानी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, रे अंदर की तरफ टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जा रही है, मतलब नॉर्मल के करीब आ जा रही है। और हमको यहाँ देखने को मिल रहा है ये बी सी रे मेरे को देखने को मिल रहा है जो कि आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक। अब फिर क्या हो रहा है, फिर ग्लास से बाहर एयर की तरफ हम जा रहे हैं। जब हम ग्लास से एयर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम डेंसर टू रेयर जा रहे हैं। जब हम डेंसर टू रेयर जाएंगे तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट हमारी बेंड हो जाएगी। तो जो लाइट रे बिल्कुल सीधी निकल जानी चाहिए थी वो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और हम देखने को मिल रहा है ये सी डी के फॉर्म में बाहर निकल जा रही है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे आई देखने को मिल रहा है, आई हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। R1 R2 क्या कहलाएंगे, R1 R2 हमारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस कहलाएंगे। और इसको जो एंगल ई हम बोल रहे हैं, एंगल ई हमारा इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। एंगल ऑफ इमर्जेंस क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि ये जो बाहर निकली हुई रे है उसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एक्चुअल पाथ है ए बी लाइट रे का, जो एक्चुअल पाथ है जो कि डॉटेड लाइन के फॉर्म में देखने को मिल रही है, वो आगे की तरफ निकल जानी चाहिए थी, लेकिन उसके डायरेक्शन में एक बदलाव आ जा रहा है, उसमें एक डेविएशन आ जा रहा है। लाइट अपने पाथ से भटक जा रही है, डेविएट हो जा रही है। इसलिए ये जो एंगल बन रहा है, जो डॉटेड लाइन के बीच में हमको एंगल देखने को मिल रहा है, मतलब एक्चुअल रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ डेविएशन को अपन एंगल डी से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि ग्लास स्लैब में लाइट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जो एक्चुअल रे है, एक्चुअल पाथ से भटक के डेविएट होकर अलग कहीं निकल जाती है। तो ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म कहलाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि I प्लस ई जो है, I प्लस ई का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ए क्या कहलाता है, एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ये हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस वाले एंगल को समझूं, एंगल पी को समझता हूं, अगर मैं एंगल पी को समझता हूं तो मेरे को देखने को मिलेगा कि ये दोनों सरफेस के बीच में, दोनों रेक्टेंगुलर सरफेस के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। इस एंगल ऑफ प्रिज्म को हम यहाँ पे ए से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक हमारे पास इक्वेशन बन रही है कि I प्लस ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डी, मतलब I और E को मैं ऐड कर दूं तो वो A और D को ऐड करने के बराबर होगा। ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होती है और इसको हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। प्रिज्म और क्या क्या काम करता है, अभी हमने देख लिया कि ग्लास स्लैब जो है वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता है, लेकिन प्रिज्म जो है लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन के साथ में ये एक काम और करता है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या चीज़ है, डिस्पर्सन एक फिनोमिना है। उस फिनोमिना क्या होता है, जब भी प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट एंटर करती है तो वो प्रिज्म्स के दूसरे सरफेस से जब निकलती है तो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है, 7 कलर्स में बिखर जाती है। और 7 कलर कौन से होते हैं, उन 7 कलर्स को याद करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको हम विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर का फुल फॉर्म क्या होता है, V फॉर वॉयलेट होता है, I फॉर इंडिगो होता है, ब्लू फॉर
बी फॉर ब्लू होता है, जी फॉर ग्रीन होता है, वाई फॉर येलो होता है, ओ फॉर ऑरेंज होता है और आर फॉर रेड होता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो रेड वाली लाइट सबसे ऊपर होती है, फिर रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो और फिर का वायलेट। वायलेट जो है सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और रेड जो होता है सबसे कम डेविएट होता है। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि एक बैंड ऑफ 7 कलर्स निकल रहे हैं। जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजर रही है तो एक बैंड ऑफ 7 कलर्स देखने को मिल रहा है और इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको अगर मैं किसी स्क्रीन पे देखूं तो मेरे को 7 कलर्स का एक बैंड देखने को मिलेगा जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये डिस्पर्सन हमको नेचुरल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है? नेचुरली हमको रेनबो के फॉर्म में देखने को मिलता है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जब भी वाइट लाइट जो होती है एयर में वाटर ड्रॉपलेट से होके गुजरती है, तो वाटर ड्रॉपलेट जस्ट लाइक प्रिज्म ही काम करता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि प्रिज्म जो है वाटर ड्रॉपलेट का ही एक लैबोरेटरी मॉडल है, एक लैब में यूज़ करने वाला मॉडल है। तो नेचुरल लाइफ में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर आपका लाइट रे एंटर करती है। एंटर करने के बाद हमको एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है रेनबो के फॉर्म में, और उसी चीज़ को हम लैब में क्रिएट करते हैं इन बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म में हम व्हाइट लाइट को गुजारते हैं और दूसरी तरफ हम लोग को क्या मिलता है? 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो ये एक फिनोमिना भी है जिसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं और ये भी प्रिज्म के थ्रू देखने को मिलता है। द फिनोमिना ऑफ splitting up of white light into its constituent colors is called dispersion. Newton concluded that white light is a mixture of 7 main colors, that is violet, indigo, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और हमको एक साइंटिस्ट है सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने ये चीज़ बताया था कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं। The band of 7 colors obtained on a screen on passing white light through a prism is called spectrum। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं अपन। अगला टॉपिक है हमारा कर्व्ड मिरर्स। इसको हम स्फेरिकल मिरर्स भी बोल सकते हैं या कर्व्ड मिरर भी बोल सकते हैं। इसको हम स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं कि इसको आप समझिएगा। मान लीजिए लेट अस सपोज दैट मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल है। स्फेरिकल बॉल मतलब एक कांच की गेंद है मेरे पास, जो कि अभी मेरे पास ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट ग्लास की बॉल ले ली है मैंने, और बॉल को लेने के बाद मैंने उसको 2 जगह से कट कर दिया है। ये कट करने के लिए हम देख रहे हैं ये ए बी हमको दिख रहा है। ए बी हमने इधर पे कट कर दिया है और इस साइड भी ए बी कट कर दिया है। चलिए पहले मैं लेफ्ट साइड वाले ए बी को देख रहा हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, इस ए बी को कट किया। कट करने के बाद ए बी सरफेस को उठा के साइड में रख दिया। जब साइड में रखने के बाद क्या किया, मैंने इसका एक एंड जो है, इसका ये जो पीछे वाला एंड है, इस पीछे वाले एंड को सिल्वर्ड कर दिया है। आप लोग ये डॉटेड डैश 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 देखने को मिल रहा है, इसको हमने क्या कर दिया, सिल्वर्ड कर दिया। मतलब पूरे एंड को हमने पॉलिश कर दिया है। तो ये जो आगे वाला सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये रिफ्लेक्शन को तैयार हो गया है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं। हमने एक सरफेस काटा, उसके जो पीछे वाले पार्ट को हमने पॉलिश कर दिया और आगे वाला पार्ट रिफ्लेक्शन के लिए तैयार हो गया। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। कॉनकेव मिरर क्यों बोलेंगे, इसको कैसे याद रखा जाए, ये अंदर की तरफ थोड़ा घुसा हुआ है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, केव लाइक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर जो मैं राइट साइड वाले पार्ट में जाऊंगा, तो मैंने क्या किया हुआ, स्फेरिकल मिरर को कट किया है ए बी से और काट के मैंने बगल में रख दिया है। बगल में रखने के बाद क्या किया हमने, इसके सामने वाले पार्ट, जो हमको ये वाला पार्ट दिख रहा है, जो अंदर की तरफ वाला पार्ट है, उसको हमने पॉलिश कर दिया है और इसका जो बल्जिंग साइड है, उभरा हुआ भाग है, वो बाहर रिफ्लेक्शन के लिए तैयार हो गया है। तो क्या हो रहा है, एक बल्जिंग साइड इसका बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन के लिए तैयार है, एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर उसका बाहर की तरफ तैयार है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। तो आपको याद करना है कि जो मिरर अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, केव जैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और जो उभरा हुआ होता है, बाहर की तरफ बल्जिंग साइड उसका रिफ्लेक्शन के लिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं या कर्व्ड मिरर्स होते हैं मेरे पास, वो 2 टाइप के हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरा हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, दैट आर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, दीज आर द कर्व्ड इनवर्ड्स, ये अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑफ द केव्ड साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तब ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव मिरर कहलाएगा। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर क्या कहलाएगा, दीज आर द कर्व्ड आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड कर्व्स, बाहर की तरफ उभरे हुए होते हैं। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑन द बल्जिंग साइड, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, बल्जिंग साइड की तरफ होता है, बाहर की तरफ साइड होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, अगर मुझे स्फेरिकल मिरर्स को समझना है तो मेरे को कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझना होगा। पहले क्या क्या है हमारे पास, पहले हमारे पास पोल, फिर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ। इतनी चीज़ें हम स्फेरिकल मिरर के बारे में हमको जानना है, पढ़ना है। चलिए
तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि हमारे पास ये डायग्राम दिख रहा है, फिगर 5.13 आपकी टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है, उसको हमने उठाया हुआ है। तो एक देख सकते हो कि जो ब्लू कलर में आपको क्या दिख रहा है, ब्लू कलर में आपको एक मिरर दिख रहा है, जो कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्यों कॉनकेव है? क्योंकि इसका केव पार्ट, इनवर्ट पार्ट जो है वो रिफ्लेक्शन के लिए तैयार है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पूरे मिरर का एक सेंटर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मतलब सेंटर ऑफ द मिरर को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्या हुआ है, ये किसी न किसी स्फेरिकल बॉडी का ही पार्ट है, किसी न किसी स्फेरिकल ग्लास का ही पार्ट है। तो क्या होगा, अगर स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है या एक कर्वेचर लेके चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक सेंटर होगा। उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं, उस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको हम सी से देख रहे हैं। तो सी क्या कहलाता है, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होती है, एक एक्सिस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। हमने क्या बोला, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली एक एक्सिस होती है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, फिर नाउ पोल और सेंटर के बीच में एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। वो हमेशा बीच में ही होता है। फोकस के बारे में और डिटेल में अपन जानेंगे कि फोकस क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, अब P से C तक का डिस्टेंस, पोल से लेकर C तक का डिस्टेंस, मतलब हम किसी स्फेरिकल बॉडी के सर्कमफरेंस से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन कैपिटल R से दिखाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से P से लेकर F तक का जो डिस्टेंस होगा, पोल से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको हम स्मॉल f से दिखाएंगे। और स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ कहलाती है हमारी। उसी तरीके से हम ये पूरे पार्ट हमारे यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं। चलिए, तो रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स में रे डायग्राम बनाने के लिए क्या रूल्स हैं, उनको हमें जानना है। तो सबसे पहला रूल है हमारा, फॉर अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कोई भी रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलली गुजरती है तो किस तरीके से बिहेव करेगी, उसको समझते हैं। चलिए डायग्राम में समझ लेते हैं। ये मेरे को प्रिंसिपल एक्सिस देखने को मिल रही है पी वाई, और कोई भी लाइट रे अगर इसके पैरेलली गुजर रही है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the principal axis after reflection in case of concave mirror। मतलब कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये डायग्राम में कॉनकेव मिरर है कि कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हुई आ रही है और फिर मिरर को टकरा रही है, तो टकराने के बाद क्या होगा, वो फोकस से टकराती हुई निकल जाएगी, फोकस को होती हुई गुजर जाएगी। ठीक है, और लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, एंड डाइवर्स आउट, ये बाहर की तरफ डाइवर्स हो जाएगी, अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। हमको कॉन्वेक्स मिरर में क्या देखने को मिलेगा कि वो क्या होगी, वो डाइवर्स आउट हो जाएगी और हमको ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से ही आ रही है। तो इसको थोड़ा डिटेल में हम समझ सकते हैं डायग्राम को देख के। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर में जो डायग्राम ए वाला पार्ट हमको दिख रहा है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। तो हमको यहाँ कॉनकेव मिरर दिख रहा है और इसमें लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आ रही है और टकराने के बाद क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस को टच करती हुई निकल जा रही है। तो ये कैसा हमारा कॉनकेव मिरर का है। पर कॉन्वेक्स मिरर में हमको क्या देखने को मिलेगा, कॉन्वेक्स मिरर में पॉलिशिंग अंदर की तरफ होती है और जो बाहर का सरफेस है, जो आउटवर्ड सरफेस है, वो रिफ्लेक्शन के लिए होता है, जो बल्जिंग साइड है वो रिफ्लेक्शन के लिए तैयार होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो इसमें लाइट रे आएगी वो कहाँ से आएगी, वो राइट टू लेफ्ट आएगी। तो हम ये जो देख रहे हैं कि लाइट रे हमारी राइट टू लेफ्ट आ रही है और टकराने के बाद डाइवर्स आउट हो जा रही है, बाहर की तरफ डाइवर्स हो जा रही है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, लाइट अंदर की तरफ आती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ये लाइट को कन्वर्स कर देता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को बाहर की तरफ फेंक देता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, लाइट को डाइवर्स कर देता है। तो हम देखेंगे कि लाइट इस पैरेलल रेज से टकरा रही है और टकराने के बाद डाइवर्स आउट हो जा रही है। लेकिन जब इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कहाँ टच करेगी, ये प्रिंसिपल फोकस को ही टच करता हुआ जाएगा। इसमें एक बात और देखने वाली है कि कॉनकेव मिरर में जो फोकस बनता है वो अंदर की तरफ बनता है। अंदर की तरफ बनता है मतलब जिस तरफ से लाइट रे आ रही है उसी तरफ बनता है। लेकिन जब कॉन्वेक्स मिरर में जिस तरफ से लाइट रे आ रही है उस तरफ फोकस नहीं होता, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मिरर में अंदर की तरफ होता है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से याद करना होगा, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस अंदर की तरफ होगा, मिरर के अंदर की तरफ होगा। अभी अंदर का मतलब ये नहीं कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के अंदर की तरफ फोकस बनता है और कॉनकेव मिरर में मिरर के बाहर की तरफ फोकस बनता है। तो ये दो फोकस हमको ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड रूल क्या बोलता है? फॉर अ रे पासिंग थ्रू द फोकस। अभी हमने जाना कि प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल अगर लाइट आएगी तो कहाँ होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस को टच करती हुई निकल जाएगी। बट अगर वो फोकस को टच करती हुई आ रही तब क्या होगा? तो सेम वही चीज होगा, अगर वो फोकस को टच करती हुई आ रही तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहले कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में हम देख रहे हैं कि लाइट आ रही है फोकस को टच करती हुई और टकराने के बाद क्या हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जा रही है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि लाइट आ रही है कहाँ? फोकस की तरफ। अब फोकस तो उसका अंदर है तो अंदर से तो लाइट नहीं आ सकती, तो लाइट बाहर से आ रही है, उसका डायरेक्शन कहाँ है? फोकस की तरफ। तो टकराने के बाद क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही गुजर जाएगी। ठीक उसका वाइस वर्सा काम करेगा। जो फर्स्ट रूल के वाइस वर्सा सेकंड रूल हमारा काम करता है। उसके बाद हमारा थर्ड रूल है। थर्ड रूल क्या बोलता है? चलिए थर्ड रूल की बात करते हैं कि फॉर अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती हुई जा रही है तब क्या होगा? अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती हुई फिर मिरर को टकरा रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो जिस पाथ से आई है उसी पाथ में वापस चली जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्फेरिकल मिरर के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती हुई निकलती है, और कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मल से ही आ रही है तो वो उसी पाथ में वापस निकल जाती है। हमने प्लेन मिरर में ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मल से आ रही है, मतलब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बनता है, तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 बनता है और लाइट उसी पाथ में वापस चली जाती है। तो यहाँ भी हमको ये देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती हुई आ रही है, मतलब वो नॉर्मल से ही आ रही है और फिर किसी सरफेस को या कॉनकेव मिरर को टकरा रही है, तब क्या होगा? वो उसी पाथ में वापस चली जाएगी। तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक हमको कॉनकेव मिरर का डायग्राम दिख रहा है, एक कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम दिख रहा है। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती हुई लाइट रे आ रही है और उसी पाथ में वापस चली जा रही है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की तरफ बनेगा, तो लाइट वहां से नहीं आ सकती, लाइट कहां से आएगी? बाहर से आएगी। लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होगा। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर में लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तब क्या होगा? उस कंडीशन में भी वही होगा कि वो जिस पाथ में आई है उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो ये रूल थर्ड है, और रूल थर्ड हमको किस तरीके से याद रखना है? रूल थर्ड हमको इस तरीके से याद रखना है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्रैवल बैक अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। चलिए फोर्थ रूल के बारे में बात करते हैं। फॉर अ रे इंसिडेंट एट द पोल, अगर कोई भी लाइट रे डायरेक्टली पोल पे ही टकराती है, मतलब मिरर के सेंट्रल पॉइंट पे ही पोल पे जाके टकराती है, तब किस तरीके से बिहेव करेगी? तो अ रे ऑफ लाइट एट द पोल इज रिफ्लेक्टेड द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी लाइट रे पोल पे टकरा रही है तो वो जिस भी एंगल से आई है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ये हमारा फोर्थ रूल कहलाएगा। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? ऊपर कॉनकेव मिरर देखने को मिल रहा है और नीचे कॉन्वेक्स मिरर देखने को मिल रहा है। कॉनकेव मिरर में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी लाइट रे आ रही है वो पोल को टकरा रही है और पोल को टकराने के बाद वापस चली जा रही है। इसी तरीके से नीचे हमको कॉन्वेक्स मिरर देखने को मिल रहा है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है? लाइट बाहर से आ रही है, पोल पे टकरा रही है और जिस भी एंगल से वो आई है उसी एंगल से वापस निकल जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। वही रूल यहाँ भी काम करता है और ये हमारा रूल 4 बन जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जब भी मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट से निकली हुई रेज मिरर पे टकराती है तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक इमेज क्रिएट करती है। इमेज 2 प्रकार की होती है, एक इमेज होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है इसको हम देखते हैं कि द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। एक ऐसी इमेज जिसको मैं कभी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकता, वो क्या कहलाती है? वो रियल इमेज कहलाती है। अ रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ मिरर। रियल इमेज कैसी होगी? रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। अभी अपन आगे के कुछ डायग्राम्स में देखेंगे, हमेशा इन्वर्टेड बनती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट है उसके अपोजिट बनती है, मतलब इन्वर्टेड बनती है। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मिरर में सामने की तरफ होती है, पीछे की तरफ नहीं होती। अब वर्चुअल इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज होती है जो कि कभी भी स्क्रीन पे देखी नहीं जा सकती। वो क्या कहलाती है? वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, सीधी होती है, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी टाइप का अलाइनमेंट होता है और ये मिरर के पीछे साइड बनती है। अगर मिरर में बन रही है तो मिरर के पीछे साइड बनती है। तो 2 टाइप की इमेज हमको ध्यान रखना है, एक रियल इमेज, एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे बना सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते। रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड होती है, हमेशा ही उल्टी होती है और मिरर के सामने की तरफ बनती है। बल्कि वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है और मिरर के पीछे की तरफ बनती है। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पे हम एक टॉपिक उठा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर में इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। अब कॉनकेव मिरर आप लोगों के दिमाग में क्लियर होगा कॉनकेव मिरर कैसा है, अंदर की तरफ दबा हुआ केव्ड लाइक स्ट्रक्चर वाला मिरर है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है उसकी इमेज हमें देखने को कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करेंगे। ऑब्जेक्ट को जब हम अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करेंगे तो उसको किस तरीके से दिखाएंगे। सबसे पहली कंडीशन होगी, हम बहुत दूर ऑब्जेक्ट को रख देंगे, मिरर से बहुत दूर कहीं रख देंगे। तो उसको टेक्निकली हम क्या बोलेंगे, टेक्निकली हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख सकते हो आप लोग, ये केस 1 का डायग्राम है। इसमें हम क्या बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इसी तरीके से क्या होगा, फिर उसके नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो नहीं है, बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन वो बहुत पास भी नहीं है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो बियॉन्ड सी रखा हुआ है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर कहीं रखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और पास ला देंगे। और पास ला देंगे मतलब कहाँ रख देंगे, एक और नई पोजीशन मिल जाएगी हमको, वो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पे रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट मेरा अब कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर पे आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और पास लेके आएंगे। वो पोजीशन कहाँ होगी हमारी, ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर और फोकस के बीच में हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी आ जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और पास ले आएंगे, फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फोकस पे पहुंच जाएंगे। फिर फोकस के बाद हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पास ले आएंगे और वो पोजीशन क्या कहलाएगी मेरी, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। तो आगे वाले डायग्राम में इसको हम देखते जाएंगे और देखने के बाद हम समझते जाएंगे चीजों को। चलिए, तो पहला केस उठाते हैं अपन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर कहीं रखा हुआ है, तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर रखा हुआ है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए बी जो मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बहुत दूर कहीं रखा हुआ है तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होंगी वही मिरर को टच कर पाएंगी। उसके अलावा जितनी भी रेज होंगी वो क्या होगी, वो ऊपर या नीचे से निकल जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर है। एक छोटा सा भी एंगल के साथ अगर लाइट रे आ रही है तो वो मिरर को टच नहीं करेगी, क्योंकि मिरर मेरा बहुत ही छोटा सा है। उसके ऊपर से या नीचे से निकल जाएगी अगर थोड़े से भी एंगल से आ रही है। लेकिन वही लाइट रे मिरर को टच करेगी जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। और हम जानते हैं कि जितनी भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो कहाँ मीट करती हैं, वो कहाँ टच करके निकलती हैं, वो फोकस को टच करती हुई निकलती हैं। और मिरर के साथ ये होता है कि जब भी लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट पे हमें उस ऑब्जेक्ट का इमेज देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा अगर इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज मेरी फोकस पे बनेगी। उसकी इमेज मेरी फोकस पे बन रही है। उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर रियल होगा। अभी हमने देखा, अभी हमने पढ़ा था रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। तो ये कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और रियल के साथ साथ इन्वर्टेड बनेगी। तो भले यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि फोकस पे पॉइंट साइज इमेज बनेगी, लेकिन वो इन्वर्टेड ही रहेगी, उल्टी ही रहेगी। इसका साइज कैसा हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या हो गया, ये बहुत ही छोटी हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज बहुत ही छोटी बनेगी, फोकस पे बनेगी। और उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। रियल का मतलब क्या, उसको कभी भी मैं किसी स्क्रीन पर नहीं देख सकता। और इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा, वो उल्टी बनेगी। उसके बाद हम चलते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट थोड़ा सी से दूर रखा हुआ है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे थोड़ा दूर ए बी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस ए बी ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती हैं। जब भी ए बी ऑब्जेक्ट पे लाइट टकराएगी तो उससे इनफाइनाइट रेज निकलेगी। लेकिन इनफाइनाइट रेज फिर दोबारा किसी जाके टकराने, मिरर से टकराने के बाद दोबारा किसी पॉइंट पे जाके मीट कर जाएगी। और जिस भी पॉइंट पे मीट करेगी वहां पे इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम इनफाइनाइट इमेज नहीं दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ 2 रेज ले लेते हैं, उन 2 रेस को उठा लेते हैं जिन 2 रेस को समझने के लिए हमारे पास रूल्स दिए हुए हैं, वो रूल्स हम जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 रेज उठा लिया हमने। एक रे उठा ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और एक रे उठा ली हमने जो कि फोकस को टच करती हुई निकल रही है। डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही है और एक फोकस को टच करती हुई जा रही है। तो पहली रे हम देखते हैं कि जो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो टकराने के बाद फोकस को टच करती हुई निकल जाएगी। और जो दूसरी रे फोकस को टच करती हुई आ रही है वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोबारा एक पॉइंट पे मिलेगी। ये बी डैश पॉइंट मेरे को देखने को मिल रहा है, बी डैश पॉइंट पे मेरे को दोबारा देखने को मिल रही है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसके हर पॉइंट से ऐसी ढेर सारी रेज निकलेंगी और वो ए डैश बी डैश के बॉडी के हर पॉइंट पे
मीट होते हुए निकल जाएगी। तो जितनी भी रेज ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं वो दोबारा एक पॉइंट पर मीट करती हैं, उसको ए डैश बी डैश पॉइंट बोलेंगे, और ए डैश बी डैश जो है वो ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ए बी मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है और ए डैश बी डैश मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब ये कैसे हो जा रही है, इन्वर्टेड इमेज हो जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना है कि जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, इसकी इमेज कैसी बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, मतलब सी और एफ के बीच में बन रही है। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा है, डिमिनिश। साइज मतलब ये छोटा हो गया, इसका साइज थोड़ा सा पहले से छोटा हो गया है। हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटा पॉइंट साइज पहुंचा दिया हमने, डिमिनिश का मतलब थोड़ा सा छोटा हो गया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और पास ला रहे हैं। तो टेक्निकली हमने उसको एक पोजीशन दे दी, वो पोजीशन क्या है, हमने उसको सेंटर पे रख दी। जैसे ही हम सेंटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो हमको सेम साइज की इन्वर्टेड इमेज सेंटर पे ही मिलेगी। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ए बी ऑब्जेक्ट है मेरा और ए डैश बी डैश मेरी इमेज है, तो इसकी एकदम इन्वर्टेड फ्लिप्ड इमेज मिलेगी, उल्टी इमेज मिलेगी, और वो भी सेम साइज की मिलेगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा एट सी रखा हुआ है। इमेज भी कहाँ बन रही है, इमेज भी सी पे ही बन रही है। उसका नेचर कैसा है, नेचर है रियल और इन्वर्टेड। रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और रियल का मतलब इसको मैं स्क्रीन पे नहीं देख सकता, और मिरर के सामने की तरफ बन रही है। और साइज कैसा है, साइज बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम साइज है। इसको कैसे समझ सकते हैं, तो हम फिर वही काम करते हैं, हम ऑब्जेक्ट के का एक कोई पॉइंट उठा लेते हैं और उस पॉइंट से दो रेज निकालते हैं। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल देते हैं और एक रेज फोकस को टच करते हुए निकाल देते हैं। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही गुजर रही है वो डी पर टकराएगी, और टकराने के बाद फोकस को टच करती हुई आएगी और ए डैश पे मिलेगी। इसी तरीके से कोई भी लाइट रे अगर फोकस को टच करती हुई आ रही है तो क्या होगी, टकराने के बाद वापस ए डैश पे मीट करेगी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो A से B तक का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस B डैश से A डैश तक का भी होगा, मतलब सेम साइज का होगा। और यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिलेगा, मेरे को एक सेम साइज की इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलेगी। तो ये हमारा थर्ड केस बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, ये हमारा फोर्थ केस है। फोर्थ केस क्या बोलता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। थोड़ा सा और पास ला दिया हमने, पहले C पे रखा था, अब C के बाद थोड़ा सा और पास ला दिए। तो ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा है, C और F के बीच में रखा हुआ है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, अच्छा ये केस कैसा काम करता है, ये हमारे बियॉन्ड सी के अपोजिट काम करता है। जब ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज मेरी बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, जो कि सेम टू सेम आप देख सकते हो। रूल्स वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइट रे गुजार देते हैं जो टकरा के फोकस से होती हुई निकल जा रही है। एक रे हम फोकस से गुजार देते हैं जो टकरा के कहाँ जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार रही है। और ये जिस भी पॉइंट पर मीट कर रही है, जो कि बी डैश पॉइंट है मेरा, बी डैश पॉइंट पर मीट कर रही है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जा रही है। तो जब ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन सी एंड एफ रखेगा तो बियॉन्ड सी इमेज बनाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड सी पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पहले जो इमेज थी वो कैसी हो जा रही थी, वो छोटी बन रही थी हमारे पास। जब बियॉन्ड सी मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तब इमेज मेरी छोटी बन रही थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है तब इमेज कैसी बनेगी, तब इमेज मेरी बड़ी हो जाएगी, मैग्नीफाइड हो जाएगी। सी एंड एफ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कैसा है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसकी एक बड़ी इमेज मिलेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी, इसको हम केस 4 बोल रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं केस 5 पे। तो केस 5 क्या बोलता है, जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रख दिया। जब ये कैसा केस है, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा था तो इमेज हमारी फोकस पे बन रही थी। अब ऑब्जेक्ट को उठा के हमने फोकस पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी। और ये नेचर कैसा होगा, नेचर इसका होगा रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा। इसको रे डायग्राम वाइज समझना है तो कैसे समझ सकते हैं, एक लाइट रे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार देते हैं। तो ए से डी की तरफ एक रे हमने गुजार दी जो कि फोकस को टच करती हुई निकल जाएगी। फिर हमने क्या करते हैं, एक रे जिसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ हम एक डायरेक्शन गुजार देते हैं, मतलब ए से ई की तरफ एक रे ले जाते हैं जो कि वापस उसी पाथ में जाएगी और सेंटर को टच करते हुए निकल जाएगी। हम देखेंगे कि दोनों का ही डायरेक्शन बिल्कुल सेम टू सेम होगा, और जब दोनों का डायरेक्शन सेम टू सेम होगा तो वो कभी भी मीट नहीं करेगी। और कभी भी मीट नहीं करेगी कि मतलब वो बहुत दूर निकल जाएगी, बहुत दूर निकल चल जाएगी, कभी भी मीट नहीं करेगी। तो वो क्या कहलाएगी, वो इन्फिनिटी पे कहलाएगी। वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, मतलब प्रैक्टिकली नहीं बनेगी, बहुत दूर हो जाएगी। तो ये हमारा 5th केस बनाता है। 5th केस के बाद एक केस और हमारा, जो कि हमारा है 6th केस।
चलिए तो अब चलते हैं केस 6 पे। केस 6 क्या बोलता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ये सबसे डिफरेंट टाइप का केस है, इसको हमें थोड़ा सा समझना होगा। इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। डायग्राम आप लोग देख रहे होंगे, डायग्राम में आपको एफ और पी दिख रहा है, मतलब इस बार जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा है वो फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन पे क्या होगा उसको देखते हैं अपन। तो हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज मेरी कहाँ बनेगी, उसकी इमेज मेरी अंदर की तरफ बनेगी, जिसको हम बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ बनेगी। और उसका साइज भी देख रहे हैं हम, बड़ा दिख रहा है। और जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, इसका मतलब वो कैसी इमेज होती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट मेरा रखा है बिटवीन पोल एंड द फोकस। और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। हम जब भी रियल इमेज देखते हैं तो हमको इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेकिन वर्चुअल में हमको कैसी इमेज मिलेगी, इरेक्ट इमेज मिलेगी। और उसका साइज कैसा होगा, साइज इसका मैग्नीफाइड होगा। तो ये सबसे डिफरेंट टाइप का केस है। अभी जो 5 केस हमने पढ़े हुए थे, उस 5 केस में थोड़ी सिमेट्री थी। शुरू के फर्स्ट और सेकंड जो थे 4th और 5 से मिलते जुलते थे, लेकिन ये जो केस है मेरा 6th वाला केस, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हमको याद रखना होगा और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का केस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस टाइप की बनेगी। तो हमें देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जितने भी टर्म्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, मिरर के अंदर की तरफ बनते हैं। और ऑब्जेक्ट रखने की सिर्फ एक ही जगह होती है, मिरर के बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स नहीं बनते हैं या बहुत सारी लोकेशंस नहीं बनती है, हम सिर्फ 2 ही लोकेशन बनाएंगे। एक हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर कहीं रख देंगे जिसको हम इन्फिनिटी बोल देंगे, और एक थोड़ा सा पास ला के रख देंगे जिसको हम इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई भी पॉइंट बोल देंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला केस बनता है, जो ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो ये बहुत ही इजी कि ऑब्जेक्ट अगर मेरा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हर बार उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे ही बनेगी, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो। हम कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं कि जितनी भी लाइट रे हैं वो आके कॉन्वेक्स मिरर से टकराएंगी और टकराने के बाद डाइवर्स आउट हो जाएंगी, बाहर की तरफ डाइवर्स हो जाएंगी। मैं देख सकते हैं कि ए से जो रेज आ रही है वो मिरर से टकरा रही है, वो बाहर की तरफ डाइवर्स हो जा रही है। बी से जो रे आ रही है टकरा रही है, वो बाहर की तरफ डाइवर्स हो जा रही है। मतलब ये क्या हो रही है, कभी भी मीट नहीं करेगी। जब ये कभी भी मीट नहीं करेगी तो इसकी इमेज नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो हमको एक पॉइंट पे ये मीट करती हुई दिखाई देगी। वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट हमारा फोकस वाला होगा। तो हमको ऐसा अपीयर होगा कि ये लाइट रे फोकस से आ रही है। तो कैसी इमेज बनाएगा, ये रियल इमेज नहीं बनाएगा बल्कि ये वर्चुअल इमेज बनाएगा और मिरर के अंदर की तरफ बिहाइंड द मिरर बनाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर मेरा इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज मेरी अंदर की तरफ फोकस पे बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। साइज कैसा होगा, हाईली डिमनेस्ड होगा। तो ये हमारा केस 1 बनता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पास ले आते हैं। थोड़ा सा पास लाने का मतलब क्या, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई भी एक फाइनाइट डिस्टेंस हम मान लेते हैं, उसको इमेजिन करते हैं। तो हमने क्या किया, अब ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ रखा हुआ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, उस कंडीशन पे जो मेरी इमेज बनेगी वो फोकस और पोल के बीच में कहीं बनेगी। अभी हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। अब वो थोड़ा सा शिफ्ट होगी कहाँ, फोकस और पोल के बीच में। मतलब इन्फिनिटी के छोड़ के ऑब्जेक्ट मेरा कहीं भी रखा है कॉन्वेक्स लेंस में, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और साइज कैसा होगा, डिमनेस्ड होगा। इसको समझना है तो हम सिंपल ये रे डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक लाइट रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजार देते हैं, जो कि डाइवर्ज आउट हो जा रही है। डाइवर्ज आउट होने के बाद क्या होगी, वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन जब उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो कहाँ मीट करेगी, फोकस पे जाकर मीट करेगी। और एक लाइट रे हम क्या करते हैं, सेंटर की तरफ निकालते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो क्या होगा, उसी पाथ पे वापस हो जाएगी। जब ये एक पॉइंट पे मीट गई, सीधी सी बात है, जो लाइट रे है मेरी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई थी वो फोकस पर मीट कर रही। मतलब जो डायग्राम मेरा बनेगा, जो मेरा एक्चुअल इमेज का डायग्राम बनेगा, वो हमेशा फोकस से अंदर की तरफ ही बनेगा। मतलब एफ और पी के बीच में ही बनेगा। तो इस डायग्राम को आप लोग किताब से अच्छी तरीके से देखिएगा, दोनों रे को पकड़िएगा। एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक रे जो आप सेंटर की तरफ ले जा रहे हैं, और फिर इमेजिन कीजिएगा कि किस टाइप से बनेगी, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। तो याद रखने के लिए हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखा हुआ है तो उसकी इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगी। उसका नेचर वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और साइज कैसा होगा, साइज उसका डिमनेस्ड होगा। डिमनेस्ड मतलब छोटा हो जाएगा। चलिए अब लास्ट एक टॉपिक उठाते हैं, इसको बोलते हैं यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। मतलब ये स्फेरिकल मिरर्स का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं। तो
तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि दो टाइप के मिरर की हम बात कर रहे हैं। एक है आपका कॉनकेव मिरर, दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, कॉनकेव मिरर में लाइट को कन्वर्स करने का काम किया जा रहा है, मतलब सारी लाइटों को एक पॉइंट पे फोकस करने का काम किया जा रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, डाइवर्स कर दिया जाता है बड़े रीजन में। तो इस हिसाब से इसके अलग अलग यूजेस बन जाते हैं। जैसे कॉनकेव मिरर का यूज़ सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, क्योंकि वो हर तरफ से लाइट को लेता है और कन्वर्स करके एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो जो सोलर कुकर्स वगैरह होते हैं उसमें जो रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है, कई बार उसको कॉनकेव मिरर का भी इस्तेमाल करते हैं। कई बार प्लेन मिरर भी होता है, कई बार कॉनकेव होता है। कॉनकेव से क्या होगा, ज़्यादा सनलाइट को ट्रैप करके वो तक पहुँचाता है। आप सैटेलाइट डिशेस वगैरह देखोगे, सैटेलाइट डिशेस क्या होती हैं, सैटेलाइट डिशेस का मतलब होती है जैसे आपकी टाटा स्काई या डिश टीवी की जो छतरी होती है, एंटीना होता है, वो भी कॉनकेव शेप का ही होता है। कॉनकेव शेप का क्यों होता है, क्योंकि वो भी सिग्नल्स को रिसीव करता है। सिग्नल्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती हैं, लाइट के फॉर्म में ही होती हैं, और रिसीव करने के बाद क्या करता है, रिसीवर की तरफ फोकस्ड करता है, कन्वर्स कर देता है। तो जो सैटेलाइट डिशेस होती हैं वो भी इसी टाइप से होती हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप्स क्या होते हैं, टेलीस्कोप्स एक डिवाइस होते हैं जिससे अपन बहुत दूर वाली एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखने का काम करते हैं। तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो डाइवर्जिंग एक्शंस देते हैं, लाइट को किसी एक पॉइंट पर फोकस करने का काम करते हैं। इस तरीके से प्रोजेक्टर लैंप्स में भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोजेक्टर लैंप्स में क्या होता है, अभी हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। अगर मुझे एक ऐसा लैंप चाहिए जिससे एक प्रोजेक्टेड फोकस्ड बीम चाहिए, एक मतलब एक लाइट का प्रोजेक्शन चाहिए, मुझे एक ही डायरेक्शन में लाइट फोकस्ड होकर मिले, तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉनकेव मिरर ले लेंगे और उस कॉनकेव मिरर के फोकस पे एक बल्ब को अटैच कर देंगे। जैसे ही हम उस बल्ब को अटैच कर देंगे तो क्या होगा, फोकस से लाइट को स्प्रेड करेगा, और जब वो मिरर से टकराएगी तो क्या होगा, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक प्रोजेक्टेड लाइट हमको देखने को मिलेगी। तो प्रोजेक्टर लैंप्स में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। सेम वही फंडा हम फ्लड लाइट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। फ्लड लाइट्स का मतलब क्या होता है, हमको एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी की फोकस्ड बीम वाली लाइट जहाँ चाहिए तो भी हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें भी हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने टॉर्चेज में देखा होगा, टॉर्चेज में क्या होता है, अंदर का जो सरफेस होता है वो कॉनकेव मिरर का बना होता है, और उसमें सामने की तरफ एक बल्ब लगा होता है। बल्ब क्या करता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और वो जो कॉनकेव मिरर वाला पार्ट होता है वो उसको एक बीम की तरह आगे की तरफ बढ़ा देता है। तो ये इस प्रिंसिपल या इस टेक्निक की वजह से जितने भी लाइट वाले डिवाइसेस होते हैं उसमें कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हेडलाइट ऑफ कार में भी इस्तेमाल किया जाता है, बाइक की हेडलाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है, सब में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, रियर व्यू और विंग में, मतलब आपके कार में या ट्रक्स वगैरह में, बस वगैरह में पीछे की तरफ अगर हमको देखना है तो उस जगह पे हमको कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करना होता है। विंग मिरर क्या कहलाता है, विंग मिरर मतलब जैसे जो ट्रक के बगल में एक मिरर होता है जो पीछे का एरिया को दिखाता है, उसको कॉन्वेक्स क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक बड़े एरिया को छोटी सी स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। एक बड़े एरिया को कवर करता है और उसकी इमेज छोटे से स्क्रीन में, छोटे से मिरर में देखने को मिल जाती है। तो क्या होता है, पीछे का जो एक बड़ा एरिया है वो ड्राइवर को दिख जाता है कि पीछे कौन अवेलेबल है या कैसे गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, उसको वो उस हिसाब से अपनी ड्राइविंग स्किल्स में यूज़ कर लेता है। तो कहीं पे भी मुझे अगर पीछे देखना है या एक ऐसा मिरर लगाना जो एक बड़ा रीजन को कवर करे, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, रियर व्यू या विंग मिरर भी बोलते हैं। कई स्ट्रीट लैंप्स ऐसी होती हैं जिसमें हमको लाइट को बड़े एरिया पे स्प्रेड करना है, एक फोकस्ड बीम नहीं चाहिए, एक स्प्रेड डाइवर्जिंग लाइट चाहिए होती है, उस जगह भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उस जगह भी हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमको फोकस्ड पैरेलल बीम चाहिए तब हम कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमको एक डाइवर्ज लाइट चाहिए, फैली हुई लाइट चाहिए, तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्ट्रीट लाइट्स में हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं उसके डाइवर्जिंग एक्शन की वजह से। मतलब हमको सिर्फ ये याद रखना है कि कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग एक्शन का काम करता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, डाइवर्जिंग एक्शन का काम करता है। तो इस पर्पज से उसके अलग अलग यूज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर अपने यहाँ एंड होता है और इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर अप होते हैं। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।